हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम विमर्श की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट से संबंधित एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल मैं कई दिनों से सोच रहा था कि हमारे जितने भी मित्र यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए एक वीडियो श्रृंखला लाई जाए, जिसमें जो हिंदी विषय से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए विशेषकर यह वीडियो श्रृंखला हम लेकर आएंगे। इस वीडियो श्रृंखला में हम यूजीसी नेट हिंदी के विभिन्न अध्यायों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास से लेकर के कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, जितने भी विषय हैं सबको इसमें समाहित करेंगे श्रृंखला में, और बारी बारी से हर एक विषय पर विस्तृत और तथ्यपूर्ण चर्चा करेंगे, जिसमें ऐसे भी तथ्य हम समाहित करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, और उन्हीं तथ्यों को लेकर के कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, हम उन पर भी विधिवत चर्चा करेंगे। तो इसी वीडियो श्रृंखला के तहत यह पहली वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस पहले भाग में हम खासकर इकाई 5 पृथ्वीराज रासो रेवा तट के बारे में अध्ययन करेंगे, और इस विषय से संबंधित हम कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो श्रृंखला के तहत हम जितने भी अध्यायों को लेंगे, उन सभी अध्यायों में हम कुछ खास बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे, और ये बिंदु हमने इसलिए लिए हैं ताकि आपको, जैसे अगर कोई एक रचना हो, मान लीजिए कोई कहानी है या फिर एक कविता है, तो उस कहानी और कविता को किस संदर्भ से पढ़ना है, उसका अध्ययन आप किस प्रकार करें कि परीक्षा के लिहाज से आपकी तैयारी मजबूत हो, और जो भी परीक्षा में प्रश्न आए आप उनके उत्तर आसानी से दे सकें। तो इसके लिए हमने हर एक रचना को पढ़ने के लिए कई तरह के बिंदु बनाए हैं कि इस बिंदु को पढ़कर ही आप एक रचना को समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पृथ्वीराज रासो, जो कि आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय है, उस पर जिस पे हम चर्चा करेंगे, मान लीजिए कि उसे अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए हम क्या क्या बिंदु पढ़ें और परीक्षा के लिहाज से अच्छे से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो हमारा जो पहला बिंदु होगा वो होगा रचना का सामान्य परिचय। मान लीजिए अगर आप कोई भी रचना पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उस रचना के बैकग्राउंड के बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको समझना होगा कि वो रचना है क्या। उसके बाद रचना को समझने के बाद, रचना के सामान्य परिचय को समझने के बाद, आपको रचनाकार का एक संक्षिप्त परिचय जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो खासकर जब आप किसी रचना को पढ़ते हैं, तो रचना के पढ़ने के साथ साथ आपको रचनाकार के बारे में भी पता होना चाहिए। जो भी प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं वो खासकर रचनाकार से संबंधित या रचना से संबंधित प्रश्न ही होते हैं। तो रचना को पढ़ते समय आप रचनाकार पर भी एक बार दृष्टि ज़रूर डालें। तीसरी बात जो है वो है कि रचनाकार की तत्कालीन परिस्थितियाँ। सबसे एक जो महत्वपूर्ण बात है किसी रचना को पढ़ते हुए, वो ये कि किसी भी रचना को समझने के लिए रचनाकार की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो भी रचनाकार कोई रचना करता है, तो वो रचना उसके युगीन संदर्भों के हिसाब से ही होती है। उसकी तत्कालीन, उसकी समकालीन जो परिस्थितियां हैं वो उसको प्रभावित करती हैं। उसके खुद के जीवन की जो समस्याएं हैं, उसके युग की जो समस्याएं हैं, वे सारी समस्याएं उस रचना में कहीं ना कहीं हमें दृष्टिगोचर होती हैं। तो जो भी रचना हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रचना का सामान्य परिचय पढ़ लेंगे, रचनाकार का परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि रचनाकार कभी कभी अपने व्यक्तित्व के हिसाब से भी रचना करता है। उसके व्यक्तित्व में जो समस्याएं हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के हिसाब से भी वो रचना करता है। तो हमें रचनाकार का परिचय भी समझना अति आवश्यक है किसी भी रचना को समझने के लिए। उसके बाद रचनाकार की परिस्थितियों को हम समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रचना का एक सारांश पढ़ेंगे। मान लीजिए कि हम पृथ्वीराज रासो पढ़ रहे हैं और रेवा तट पढ़ रहे हैं, तो रेवा तट की कहानी क्या है, उसका एक संक्षिप्त परिचय हम उसके सारांश के माध्यम से पढ़ लेंगे। इसके बाद हम रचना की व्याख्या करेंगे। खासकर ये कविता के संदर्भ में है, काव्य के संदर्भ में है। जब हम किसी पद्य को पढ़ रहे होंगे, किसी काव्य को पढ़ रहे होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम प्रत्येक पद को, जो हमारे यूजीसी नेट के
तहत, हमारी तैयारी के तहत जो पद दिए गए होंगे उस रचना से संबंधित, हम उसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। और व्याख्या से संबंधित जितने भी प्रसंग होते हैं, चाहे वो उन पदों से संबंधित हो अलंकार हो, चाहे उन पदों से संबंधित समास हो, चाहे उन पदों से संबंधित कोई भी ऐसा प्रसंग हो जो परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी होगा, हम उन सभी को एक एक करके आपके सामने उद्घाटित करेंगे। उसके बाद जब हम इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे तो आप एक पाठक के तौर पर, आप एक विद्यार्थी के तौर पर, आप एक परीक्षार्थी के तौर पर इतना योग्य हो जाएंगे कि आप उस रचना की मूल संवेदना को समझ सकें। तो जब हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो उसे कवर करने के बाद हम खुद से एक बार कोशिश करेंगे कि हम रचना की मूल संवेदना को जान सकें। उसके बाद यूजीसी नेट में क्या होता है कि जब ये नेट जेआरएफ का पेपर होता है तो उस परीक्षा के अंदर आपसे कई सारे ऐसे भी तथ्य होते हैं जो रचना या रचनाकार से जुड़े होते हैं, जो इस इकाई में नहीं आए, जो इस अध्याय के अंतर्गत ना हो, लेकिन वो रचना और रचनाकार से संबंधित हों, जो बाहर के तथ्य हों, जिन पर हमें लगे कि इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। हम उन विषयों को भी अपने इस वीडियो के अंतर्गत समाहित करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पृथ्वीराज रासो के सामान्य परिचय की। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी के प्रथम कवि चंद बरदाई द्वारा रचित 13वीं शती का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यहाँ पर आपको दो तथ्य दिखाई देते हैं, पहला हिंदी के प्रथम कवि और दूसरा हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तो वो चंद बरदाई हैं, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो वो है आपका पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो कब की रचना है, तो ये 13वीं सदी की मानी जाती है। हालांकि इस पर काफ़ी सारे विवाद हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो 1528 से पहले की रचना तो है, लेकिन इसके पीछे कोई वो पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते कि इसको उससे 15वीं सदी से पहले की रचना माना जाए। हालांकि इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में कई सारे मत हैं। इसके प्रामाणिकता को लेकर के, इसकी अप्रामाणिकता को लेकर के कई सारे मत हैं, कई सारे विद्वान गुट इसमें बटे हुए हैं। हम इन सब पे ना जा कर के हमें बस ये जानना ज़रूरी है कि पृथ्वीराज रासो कब की रचना है। तो ऐसा माना जाता है कि ये 13वीं सदी की रचना है, लेकिन एक विद्वान है माता प्रसाद गुप्त जो इसे 1400 ईस्वी के आसपास की रचना मानते हैं। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि माता प्रसाद गुप्त जो हैं वो क्या करते हैं, इसको 1400 ईस्वी के आसपास की रचना मानते हैं। जो अगला बिंदु है इससे संबंधित वो ये है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा, इसकी प्रामाणिकता, रचनाकार की प्रामाणिकता आदि को लेकर अनेक विवाद हैं। हमने जैसे आपको बताया कि पृथ्वीराज रासो एक ऐसी रचना है जो सही मायनों में एक संदिग्ध रचना है। इसका रचनाकार भी संदिग्ध है या रचना खुद ब खुद संदिग्ध है। तो इसको लेकर के कई सारे विवाद हैं। इसकी प्रामाणिकता को लेकर के, रचनाकार की प्रामाणिकता को लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। लेकिन मोटे तौर पर इसकी भाषा के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इसकी भाषा आदिकालीन और उत्तरकालीन अपभ्रंश के आसपास की ठहरती है, जिस पर राजस्थानी के आरंभिक भाषिक रूप का प्रभाव है। तो इसकी भाषा को लेकर भी काफ़ी सारा विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी भाषा जो है वो पूर्ववर्ती हिंदी है, यानी कि हिंदी जब शुरू हुई थी बिल्कुल उस शुरुआत की हिंदी है, यहीं से हिंदी का जन्म हुआ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये आदिकालीन हिंदी है। हिंदी मतलब आदिकालीन अपभ्रंश है। ये आदिकालीन अपभ्रंश क्या है, ये पुरातन अपभ्रंश है जिसमें हिंदी के पुट काफ़ी कम दिखाई देते हैं, और उत्तरकालीन अपभ्रंश जो है उसमें ज़्यादातर हिंदी के पुट दिखाई देते हैं, जिसको कुछ लोग पुरानी हिंदी का नाम देते हैं और कुछ लोग अवहट का भी नाम देते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि ये आदिकालीन उत्तरकालीन अपभ्रंश के कहीं आसपास ठहरती है, और इस पर क्या है, राजस्थानी के आरंभिक भाषिक रूप का प्रभाव है। अब राजस्थानी का आरंभिक भाषिक रूप क्या है, आपने डिंगल और पिंगल का नाम सुना होगा। दो तरह की भाषा उस समय चलती थी। तो डिंगल और पिंगल जो थी, एक राजस्थानी और दूसरी ब्रज भाषा, इन दो भाषाओं को डिंगल और पिंगल के रूप में हम जानते हैं। तो इन्हीं दोनों भाषाओं का प्रभाव इस रचना पर दिखाई देता है। रचना से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इस
रचना के मूलतः 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। आपको अगर हम बताएं कि जो पृथ्वीराज रासो है वो पूरी तरीके से कोई एक प्रमाणित ग्रंथ जो है वो हमें प्राप्त नहीं होता, बल्कि अलग अलग संस्करणों में ये ग्रंथ हमको प्राप्त होता है। तो जो पहला संस्करण है, जिसे हम प्रथम संस्करण या बृहद संस्करण के नाम से जानते हैं, यह संस्करण जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। और इस संस्करण में जो है, तो यहाँ पर जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि यह संस्करण नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। हालांकि इन चारों संस्करणों में, जो चारों संस्करण जो मूल संस्करण प्राप्त हैं हमें, उन सभी संस्करणों में सिर्फ एक ही संस्करण प्रकाशित है, वो इसका बृहद संस्करण, जिसे प्रथम संस्करण कहा जाता है। और किसके द्वारा ये प्रकाशित है? तो ये तथ्य आपके पास है कि यह नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित है। और इस संस्करण में 69 समय और 16,376 छंदों का प्रयोग किया गया। उसके बाद इसी ग्रंथ से संबंधित जो द्वितीय संस्करण हमें मिलता है, वो संस्करण मध्यम संस्करण के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ एक ही संस्करण यानी बृहद संस्करण को छोड़कर बाकी सारे के सारे संस्करण जो हैं वो अप्रकाशित हैं। तो 4 संस्करण हैं, जिसमें पहला संस्करण जो बृहद संस्करण है, जिसे नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया है, जिसमें 69 समय और 16,376 छंदों का प्रयोग किया गया है। और उसी तरीके से द्वितीय संस्करण जो है वो मध्यम संस्करण के नाम से जाना जाता है, जो कि अप्रकाशित है। और इसकी खोज जो की थी वो वुलनर ने की थी। किसने की थी? वुलनर। ये द्वितीय संस्करण जो है ये अप्रकाशित है और इसमें 7,000 रूपकों की खोज वुलनर ने की थी। इन्होंने कहा था कि इस संस्करण में कुल 7,000 रूपकों का प्रयोग किया गया है। अब आगे जो है वो तृतीय संस्करण है। अब तृतीय संस्करण को लघु संस्करण के नाम से जाना जाता है। तो यह संस्करण भी जो है यह भी अप्रकाशित है। और रासों का यह संस्करण राजस्थान के बीकानेर और शेखावटी से प्राप्त होता है। अप्रकाशित है। और कहाँ से? राजस्थान के बीकानेर और शेखावटी से यह संस्करण प्राप्त होता है। और इसमें 3500 छंद संकलित हैं। तो एक चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एक तथ्य पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, खासकर इन संस्करणों के छंदों को लेकर आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो किस विभिन्न संस्करणों में कितने कितने छंद हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि पहले संस्करण में कितने? 16,376, दूसरे में 7,000, तीसरे में 3500 और चौथे में कितने हैं? 1300 हैं। उसके बात अभी हम करेंगे। कुल मिला के 4 संस्करण हैं पृथ्वीराज रासो के जो अभी तक प्राप्त हुए हैं। इन चारों संस्करणों में अलग अलग मात्रा में छंद हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम चौथे संस्करण की बात करें तो जो चौथा संस्करण है, जिसे चतुर्थ संस्करण या लघुत्तर संस्करण के नाम से जाना जाता है, यह गुजरात के धारनोज गांव से, कहाँ से? धारनोज गांव से। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है धारनोज, वहाँ से यह संस्करण मिला है, जिसे लघुत्तर संस्करण के नाम से जाना जाता है। और इस संस्करण में कुल 13 छंदों को देखा गया है। और यह संस्करण भी बाकी 2 संस्करणों के तरह ही क्या है? अप्रकाशित है। यह भी संस्करण क्या है कि अपने पिछले 2 संस्करणों की तरह यह भी प्रकाशित है। तो कुल मिलाकर के इन चारों संस्करणों में सिर्फ एक संस्करण, जिसे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है, बाकी 3 संस्करण, एक वुलनर वाला जिसमें 7,000 छंद हैं, दूसरा संस्करण की शेखावटी या बीकानेर जो राजस्थान में है जहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसमें कितने? 3500 छंद हैं। चौथा संस्करण जो कि गुजरात के धारनोज से प्राप्त होता है, जिसमें कि 1300 छंद हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं? अप्रकाशित। इसके बाद रासों के रचनाकार चंद बदाई जो हैं, उन्होंने अपने रचना के अंतिम सर्ग में यह भी कहा है, एक छंद मिलता है, एक पद मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि यह 7,000 छंदों की रचना है। यानी कि यह वर्णन मिलता है उनके अंतिम सर्ग में कि यह सिर्फ कितनी? 7,000 छंदों की रचना है। लेकिन अभी हमने देखा कि 16,376 छंदों के रूप में नागरी प्रचारणी सभा ने इसको क्या किया है? प्रकाशित किया है। तो ये सारे के सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में ये सारे तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब पृथ्वीराज रासो से संबंधित उसके सामान्य परिचय संबंधित एक तथ्य और है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपको रट लेना चाहिए, वो ये कि रासों की प्रामाणिकता को लेकर के जो विद्वान हैं वो कई सारे गुटों में बटे हुए हैं।
जिसमें से कुछ विद्वान इसको प्रमाणिक, कुछ अप्रामाणिक, कुछ इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो प्रामाणिक विद्वानों में कौन कौन है, अप्रामाणिक में कौन है और अर्ध प्रमाणिक में कौन है, इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जो आपके सामने है। आप इस चार्ट को चाहें तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको प्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं उसमें कर्नल टॉड, घासदत्तासी, मोतीलाल मेनारिया, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या आदि हैं। इसी तरीके से इसको अप्रामाणिक मानने वालों में डॉक्टर वुलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, और अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिनविजय, डॉक्टर दशरथ शर्मा ओझा और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसमें भी आपको सभी के नाम याद रटने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ खास नाम हैं वो आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे प्रामाणिक वाले में आपको क्या करना है, कर्नल टॉड और घासदत्तासी और श्याम सुंदर और मिश्र बंधु, ये 4 नाम हैं जिसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अप्रामाणिक में कौन कौन, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, ये 3 नाम आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। इसी तरीके से अर्ध प्रमाणिक में आपको क्या करना है, सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जो हैं जो विशेष नाम है, जिसमें खास नाम है जो आपको याद रखना है। उसके बाद जैसा कि हमने कहा था कि जब हम रचना का सामान्य परिचय पढ़ लेंगे तो हम रचनाकार का परिचय पढ़ेंगे। चंद का जन्म संवत 1204 में लाहौर में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है वो संवत 1249 में गजनी में हुई थी। अब जिसको ये ना मालूम हो कि लाहौर उस समय कहाँ था, तो लाहौर उस समय भारत में ही था, जो आजकल आधुनिक संदर्भों में पाकिस्तान में है। तो लाहौर उस वक्त भारत में था और इस तरीके से चंद का जन्म जो है वो भारत में ही हुआ था। कुछ लोग इसको लाहौर को देख करके ये ना मान लें कि भैया ये तो पाकिस्तान के लेखक है, तो इनको हमारी किताब में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि उस समय का लाहौर जो है वो भारत के अंतर्गत ही आता था। तो 1204 संवत में, अब यहाँ पर ये सन और संवत में आपको फ़र्क समझना ज़रूरी है। आप क्या करेंगे, संवत में से 57 वर्ष घटा देंगे तो आपको सन मिल जाएगा कि कितने सन में इनका जन्म हुआ था। तो ये छोटी सी बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। तो इनकी मृत्यु जो है 1249 में गजनी में हुई थी। और ये थे कौन, तो यह दिल्ली और अजमेर के शासक, दिल्ली अजमेर इन दोनों पर एक साथ शासन कर रहे थे उस समय कौन, पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, ये दिल्ली और अजमेर के शासक थे। इन्हीं के ये सखा, राजकवि और सहयोगी थे। ये जन्म इनका कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, लेकिन ये कहाँ चले आए, दिल्ली और अजमेर चले आए और यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय के सखा, राजकवि और सहयोगी के रूप में अपने जीवन पर्यंत उनके साथ ही रहे। पृथ्वीराज रासों के बृहत और मध्यम रूपांतरों के अनुसार चंद पृथ्वीराज के जन्म और मरण के साथी थे। यानी कि पृथ्वीराज रासों के बृहद और मध्यम रूपांतरों में, संस्करणों में ये कहा गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, चंद हमेशा उनके साथ रहते थे, यहाँ तक कि इनका जन्म भी पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था और ये मरे भी पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसके उदाहरण के तौर पर एक प्रसंग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें गजनी में कहाँ, जब मोहम्मद गोरी इनको गजनी में अगवा कर लेकर गया पृथ्वीराज चौहान को, तो वहाँ पर इन्होंने गौरी का वध करने के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद दोनों ने एक साथ कटार मारकर आत्महत्या कर ली। और ये प्रसंग काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। पृथ्वीराज प्रबंध में चंद की जाति भट्ट बताई गई है। अब यहाँ तक कि हालांकि इसके बारे में, चंद के बारे में, चंद बरदाई के बारे में ज़्यादातर किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन पृथ्वीराज प्रबंध में एक रचना है पृथ्वीराज प्रबंध, जिसमें चंद की जाति भट्ट बताई गई। और हालांकि इसके बारे में, चंद के बारे में, चंद बरदाई के बारे में ज़्यादातर किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन पृथ्वीराज प्रबंध में एक रचना है पृथ्वीराज प्रबंध, जिसमें चंद की जाति भट्ट बताई गई और यह भी बताया गया कि इसके जलहन नाम का एक पुत्र भी था।